अपने पति कालू कौवे की मौत के बाद गोरी कौवी कपड़े सिलाई करने लगी। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सीती थी। जंगल के सभी पक्षी उसी से कपड़े सिलवाते थे। उस जंगल में कोई दूसरा पक्षी न था जो कपड़े सीता। इसी कारण गोरी कौवी को इतने ज्यादा कपड़े आते कि वो अकेली उन कपड़ों को समय पर सिलाई ना कर पाती। इसी कारण उसने अपने पास रानो चिड़िया को काम पर रखा। रानो चिड़िया कपड़े सिलाई करने में उसकी मदद किया करती थी और गोरी कौवी रानो को काफी पैसे भी देती थी। एक रोज गोरी कौवी बैठकर कपड़े सी रही थी। इसी प्रकार उसके घोंसले में कबूतरी आई। गोरी बहन, मेरी सहेली का ब्याह है। मुझे 2 रोज तक ये अनारकली फ्रॉक सिलाई कर दें, परंतु मेरे कपड़े सबसे अच्छे दिखने चाहिए कि सब लोग ब्याह में बस मुझे ही देखते रहें। अरे कबूतरी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? क्या आज तक कभी आपको मैंने शिकायत का मौका दिया है? मैं आपके कपड़े इतने सुंदर सिलाई करूंगी कि सब आपकी सुंदरता की तारीफ करते रहेंगे। मुझे पता है गोरी, तुमसे सुंदर कपड़े तो कोई सिलाई ही नहीं करता इस पूरे जंगल में। बिल्कुल, हमारी गोरी बहन बहुत ही अच्छे कपड़े सीती हैं, इनका तो कोई जवाब नहीं। कबूतरी रानो चिड़िया की ओर देखती है और उससे कहती है, रानो चिड़िया, तुम भी गोरी कौवी के साथ रहकर अब बहुत सुंदर कपड़े सीने लगी हो। इस तारीफ पर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और कबूतरी से कहती है, मुझे तो ये काम गोरी बहन ने ही सिखाया है। वो तीनों इसी तरह आपस में बातें करते हैं और फिर कबूतरी वापस चली जाती है। गोरी कौवी कपड़े सिलाई करने में बिजी हो जाती है और एक रोज में ही गोरी कौवी और रानो चिड़िया कबूतरी की फ्रॉक सिलाई कर देती हैं। फिर गोरी कौवी उन कपड़ों को कबूतरी के घर देने जाती है। कबूतरी अपना अनारकली फ्रॉक देखती है तो खुश हो जाती है। अरे वाह वाह गोरी कौवी, कितने सुंदर कपड़े सिए हैं। मैं इन्हें पहनकर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखूंगी। आज सबको मेरा फ्रॉक बहुत पसंद आएगा। फिर कबूतरी गोरी कौवी को पैसे देती है और गोरी कौवी पैसे लेकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है और उसे भी आधे पैसे देती है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक चीलों का परिवार आ जाता है। चीलें जंगल में अपना एक घोंसला बना लेती हैं। बाजू चील के परिवार में उसके पति और उनकी एक छोटी बेटी भी होती है। सुनिए जी, आप जानते हैं कि अगर आप उस जंगल में पक्षियों के मांस ना खाते तो हमें महाराज वहाँ से ना निकालते। परंतु इस बात पर उसका पति काफी गुस्सा हो जाता है। चुप कर जाओ, तुम्हें क्या पता मुझे अभी भी उस चालाक लोमड़ी पर कितना गुस्सा है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसे मार डालूं। उसकी इतनी हिम्मत जो मेरा मांस चुरा ले। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, परंतु अब हम इस जंगल में तो आ गए हैं, परंतु अब अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे पास तो भोजन भी नहीं है। कर लेंगे, कुछ ना कुछ हम जरूर कर लेंगे। मेरा ये विचार है कि मैं कपड़े बहुत अच्छे सिलाई कर लेती हूँ। क्यों ना इस जंगल में मैं कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दूँ, इससे हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मैं जाकर कुछ भोजन का इंतजाम करके आता हूँ। इसी प्रकार बाजू चील का पति अपने घोंसले से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बाजू चील कुछ ही दिनों में कपड़े सिलाई का काम शुरू कर देती है। सभी पक्षी चील के घर आते हैं और उनसे मिलकर जाते हैं। चील की पत्नी को सिलाई का काम शुरू करते हुए कई रोज हो गए थे, परंतु उससे कोई भी कपड़े नहीं सिलवा रहा था, जिससे चील की पत्नी बाजू चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी गोरी कौवी से ही कपड़े सिलाई कराते थे। एक रोज बाजू चील अपने घोंसले के बाहर बैठी थी कि वहाँ से बबली कबूतरी गुजरती है। अरे कबूतरी जी, कहाँ जा रही हो? ये सुनकर कबूतरी रुककर बाजू चील को देखती है और फिर बोलती है, अरे बहन, गोरी कौवी से अपनी बहन का फ्रॉक लेने जा रही हूँ। बाजू चील खुशी खुशी से कहती है, मैं भी कपड़े सिलाई करती हूँ, आप मुझसे भी कपड़े सिलवा सकती हैं। हमारे जंगल में सभी पक्षी बस मुझसे ही कपड़े सिलवाते थे। सबको मेरे सिले हुए कपड़े काफी सुंदर लगते थे। बाजू चील खुशी खुशी कहती है, परंतु हमारे जंगल में तो सभी पक्षी गोरी कौवी से ही कपड़े सिलवाते हैं। वो कपड़े बहुत सुंदर सीती है और कम दामों में और कम समय में अपना काम पूरा करती है।
ये सुनकर तो बाजू चील बहुत गुस्सा करती है। इसी प्रकार वो अपने घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही समय बाद उसका पति घर वापस आता है। वो उसे सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं उस गोरी कौवी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कपड़े सीने के बारे में सोचेगी भी नहीं। प्लीज आप गलत काम ना करना। अगर यहाँ के महाराज ने भी हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तुम चिंता ना करो, ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। फिर वो गुस्से में सीधा गोरी कवि के घोंसले में जाता है। गोरी कवि रानो चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, देखना कि इस समय कौन आया है। फिर रानो चिड़िया जब दरवाजा खोलती है तो वो बाजू चील का पति तुरंत ही घोंसले के अंदर आ जाता है। अरे ओ गोरी कवि, मेरी बात अपने कान खोल कर सुन लो। आज से तुम इस जंगल में कपड़े सिलाई नहीं करोगी। अगर तुमने दोबारा पक्षियों के कपड़े सिलाई किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो ये काम बंद कर दो। वहीं दूसरी ओर गोरी कवि को काफी गुस्सा आता है। तुम होते कौन हो मेरे घोंसले में आकर मुझे ये बोलने वाले। मैं बहुत समय से जंगल के पक्षियों के कपड़े सिलाई कर रही हूँ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो जाके हमारे जंगल के तोते महाराज से बात करो। ये क्या तरीका है कि तुम मेरे घोंसले में आ गए हो। चलो जाओ यहाँ से। इस पर चील का पति भी गुस्सा करने लगता है। तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें मैं बताता हूँ। चलो चलो, बड़े आए हमारे घोंसले में आके हम पर ही बोले जा रहे हो। निकलो यहाँ से। इसी प्रकार वो वहाँ से वापस चला जाता है। गोरी कवि अपने कपड़े इसी तरह सीती रहती है। बाजू चील को सिलाई के लिए एक भी कपड़ा नहीं मिलता और वो फिर से अपने पति को बोलती है, परंतु इस प्रकार उसके पति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले रोज जैसे ही चील का पति भोजन के लिए बाहर निकलता है तो उसे गोरी कवि दिखाई देती है, जो इस समय कबूतरी को उसका फ्रॉक देने जा रही होती है। परंतु जैसे ही चील का पति उसे देखता है तो तुरंत गोरी कवि को धक्का देता है। गोरी कवि उसी समय एक पेड़ पर गिर जाती है और उसका पंख जख्मी हो जाता है। चील का पति उससे चिल्लाता देखकर काफी खुश होता है। अब तुम और कपड़े सी के दिखाओ। वो कहते साथ तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। दूसरी ओर बबली कबूतरी को गोरी कवि की आवाज आती है। वो जैसे ही अपने घोंसले से बाहर झांकती है और वहीं गोरी कवि जख्मी हालत में पड़ी होती है। गोरी बहन, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? वो तुरंत गोरी कवि को कहती है, ये सब उस चील का काम है। कुछ ही समय बाद कबूतरी गोरी कवि को उसके घोंसले में ले जाती है, जबकि दूसरी ओर बाजू चील और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि अब तो गोरी कवि कपड़े भी सिलाई नहीं करेगी। इसी प्रकार सभी पक्षी उनके पास अपने कपड़े लेकर आएंगे। परंतु गोरी कवि भी काफी चिंतित होती है। वो रानो चिड़िया से कहती है, अब मैं पक्षियों के कपड़े कैसे सिलाई करूंगी रानो। तुम चिंता मत करो गोरी, मैं सारे कपड़े सिलाई कर दूंगी। तुम मुझे बताती जाना। इसी प्रकार सारे कपड़े सिलाई हो जाएंगे और उस चील की हार हो जाएगी। गोरी कवि उसकी बात मान लेती है और इसी प्रकार कुछ ही समय बाद रानो चिड़िया सारे कपड़े सी लेती है। परंतु गोरी कवि को ठीक होने में काफी समय लग जाता है। इसी प्रकार सारे कपड़े रानो चिड़िया सिलाई करती है। वहीं दूसरी ओर बाजू चील के पास कोई भी पक्षी कपड़े लेकर नहीं जाता। एक रोज जैसे ही बाजू चील के घोंसले के बाहर से पक्षी की आवाज आई तो बाजू चील खुश हो जाती है कि शायद कोई पक्षी अपने कपड़े सिलाई करवाने उसकी ओर आया है। परंतु उसने जैसे ही बाहर झांका तो वहाँ गोरी कवि के साथ तोता महाराज थे। बाजू चील डर गई थी। उसका पति भी बाहर आ गया था। उसी प्रकार तोते महाराज ने बाजू चील के पति को कैद कर दिया था। बाजू चील ने क्षमा मांगी। हमें क्षमा कर दे तोते महाराज, हम ये जंगल छोड़ देंगे, परंतु मेरे पति को माफ कर दें। परंतु तोते महाराज ने कहा कि गोरी कवि का निर्णय स्वीकार होगा। इसी प्रकार गोरी कवि ने यही निर्णय लिया कि चील को माफ कर दिया जाए। तोते महाराज ने गोरी कवि की बात मान ली और इसी प्रकार बाजू चील का परिवार ये जंगल छोड़कर चला जाता है।